नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश में कोरोना महामारी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। विशेषज्ञों ने भी इसको लेकर चेतावनी दी है और सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि इसके बावजूद लोग बिना किसी डर के आराम से जगह जगह घूम फिर रहे हैं। इस बीच महामारी की तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। हम दूसरी लहर की तबाही तो देख ही चुके हैं कि कितने लोग मौत के मुंह में समा गए, और अगर तीसरी लहर आती है तो वो कितनी तबाही लाएगी ये बता पाना मुश्किल है। इसलिए सभी लोगों से कोरोना से बचने के नियमों का पालन करने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा वैक्सीन लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये मौत के खतरे से आपको बचा सकता है। एक्सपर्ट्स ने यह भी चेतावनी दी है और इसी दौरान महामारी की तीसरी लहर को बच्चों के लिए काफी चिंताजनक बताया है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। कोरोना और वैक्सीन को लेकर कुछ सवालों के जवाब हम जानने के लिए कोशिश करेंगे और साथ ही हमारे संवाददाता अजय जांडियाल जी विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम जो जम्मू कश्मीर से खासतौर पे आपके लिए हम लेकर आते हैं, जिसमें हमारा मकसद रहता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है उससे हम उनको रूबरू कराते रहें। मगर आज इस शो में अगर हम बात करें तो खास तौर पर हम एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में भी जो तीसरी लहर का जो प्रकोप जो है उसकी आशंका बनी हुई है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि लगातार दूसरी लहर के दौरान हमने देखा कि कितने मासूम लोगों की जान कोरोना ने ले ली थी, और इसके बावजूद भी जो है जम्मू कश्मीर ने वापस कोप अप किया। जम्मू कश्मीर में लोग वापस जो है वो सड़कों पर हम देख रहे हैं। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तीसरी लहर से पहले हम कहीं ना कहीं गलतियां करना शुरू कर दें, क्योंकि उसका जो है नतीजा बड़ा भयंकर हो सकता है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है। आखिरकार क्या हमें ख्याल रखना है और किस तरीके से तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को खास तौर पे खतरा बना हुआ है। इसी पर हम बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की और एसोसिएट हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा जी। मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में। मैम, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी लहर जो है वो नुकसान कर सकती है जम्मू में, और ख़ासतौर पे बच्चों को लेकर। क्या अभी तक जो है आपके पास इसको लेकर जो है चीज़ें आई हैं, और क्या लग रहा है कि हम कितने तैयार हैं इसे निपटने के लिए? ये स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शंस हैं कि वेव्स जैसे एक रेस्पिरेटरी वायरस से हम जूझ रहे हैं, जो सांस लेने से, खांसने से, ऊंचा बोलने से, छींकने से हवा में ये आ सकता है। पहले सोचा जा रहा था ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है कि दूर तक ड्रॉपलेट गिर गया, उसके बाद ख़त्म हो गया। अब इसको एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहा गया है कि चले भी जाएगा कोई अगर वहाँ से संक्रमित व्यक्ति, तो वायरस जो है हवा में रहता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया के बारे में भी हम जानते हैं, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। तो ऐसे जो वायरसेस हैं वो बड़े ट्रांसमिसिबल ज़्यादा होते हैं। जैसे R0 फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो एक इंसान पहले शुरुआत में देखा जा रहा था कि 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, अब बढ़ता जा रहा है ट्रांसमिसिबिलिटी। तो पिछली जो सेकेंड वेव थी वो फर्स्ट वेव से बहुत ज़्यादा उसमें ट्रांसमिशन देखा गया, जिसमें परिवारों के परिवार इकट्ठे संक्रमित हुए। कुछ तो सीरियस हो गए जिनको एडमिट करना पड़ा, कुछ घर में ही मैनेज किए गए। तो ये फीचर रहा इस पर्टिकुलर वायरस का। और ये भी देखा गया कि सेकेंड वेव का वायरस ज़्यादा घातक रहा और उसने यूथ को ज़्यादा इन्वॉल्व किया, ये चेंजेस आई थी। ये एक म्यूटेशन प्रोन RNA वायरस है जिससे हम जूझ रहे हैं, ये महामारी करने वाला कोविड-19। तो जो एक थर्ड वेव प्रेडिक्ट कर ली गई है, और काफ़ी देशों में, काफ़ी हमारे ही भी काफ़ी राज्यों में भारत के ये थर्ड वेव का लग रहा है कि शुरुआत हो चुकी है। तो जम्मू, हमारी जो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर है, इसमें भी ऐसे अनुमान लगाए जा चुके हैं। और तैयारियों की जब तक आप जिधर तक आप बात करेंगे, तो पहली वेव के ख़त्म होने के बाद तैयारी एक भी दिन रोकी नहीं गई थी, तो सेकंड वेव की तैयारी पूरी ही थी ऑलमोस्ट।
किसी भी महामारी को लेके ये कभी नहीं कहा जा सकता कि तैयारी 100% है, क्योंकि जब ये महामारी होती है तो पूरे विश्व में, पूरे देशों में हमने देखा कि एक डीकम्पेंसेशन में गए सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। जब तक ना जनता बिल्कुल अच्छे से जागरूक हो कि ये वायरस है क्या और इससे बचाव कैसे करना है, अपने आप को बचाना कैसे है, और अगर इन्फेक्ट हो जाए तो फिर फैलने नहीं देना है, इसलिए महामारी को लेके ये रहता है कि आईईसी एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा हो और हर व्यक्ति अपना दायित्व समझे, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझे कि उसे इन्फेक्ट नहीं होना है, हो जाए तो फैलाना नहीं है, तभी ये महामारी की एक प्रॉपर रोकथाम होगी। हमारी प्रिपेयरनेस कैसी है उस पर भी बात करूंगा, मगर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, दूसरी जब लहर हुई हमने देखा काफ़ी लोगों की जान गई। अब उस वक्त हम देख रहे थे लगातार डॉक्टर्स को ब्लेम किया जा रहा था, हॉस्पिटल्स को ब्लेम किया जा रहा था, मगर अब की बात करें तो लगता क्या है लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किस तरह से होनी चाहिए? इसमें कोई शक नहीं कि महामारी में जब आपकी कैपेसिटी जो है 100 पेशेंट को लेने की हो, अगर सपोज कीजिए, और अगर आपके पास हज़ारों पेशेंट आ जाएं तो मुश्किल होता है, मगर लोगों को क्या करना होगा और अभी आप क्या देख रहे हैं जो हो रहा है मार्केट में? आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जितना विकसित देश भी थे वहाँ पे भी देखिए कितनी मॉर्टेलिटीज़ हुई। ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड वर्ल्ड ने मौतों को अवॉइड कर लिया। ये रेस्पिरेटरी वायरस है और बीमारी कभी इतनी बढ़ जाए कि लंग्स ही डैमेज हो जाएं और फिर वो वापस आए ही ना, डैमेज से रिकवरी ना हो, तो फिर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैसेज एक बहुत बड़ा है कि अपने आप को बचाना है, और अगर हो जाए तो भी हम खुशकिस्मत थे कि हमारे पास जितना भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सारा उपलब्ध था और अवेलेबल था। हम सारे मरीज़ों को, हर मरीज़ को ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड सेकेंड वेव में दे पाए। आईसीयूज़ भी हमारे, जब कंपैरिजन में देखा जाए, जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस नॉर्थ इंडिया के हैं उनके कंपैरिजन में हमारे इंटेंसिव केयर बेड्स काफ़ी ज़्यादा भी थे। लेकिन महामारी मोड में जब होता है, जब इतना ज़्यादा बर्डन होगा, तो कितनी भी तैयारियां कम पड़नी शुरू हो जाएंगी। इसलिए जो मार्केट्स में हम देख रहे हैं, जो व्यवहार देख रहे हैं, तो उसमें देखने को मिल रहा है कि लोग जैसे भूल ही गए हैं कि क्या हो चुका है, और बिना मास्क के किसी का भी दिखना सड़कों पे, या ओवर क्राउडिंग, या फिर टू मच शॉपिंग, टू मैनी सेलिब्रेशंस, बहुत सारी गैदरिंग्स, ये सारी चीज़ें कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है। अगर ऐसा करते रहेंगे तो कोई भी तैयारी इंश्योर नहीं कर सकती कि जितना भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, ट्रेनिंग्स की हैं, ह्यूमन रिसोर्स बिल्ड किया है, सब कुछ तैयारियों के बावजूद कहीं हमारी सारी तैयारियां विफल हो सकता है, ऐसी हालात बन जाए। तो सारा जो दायित्व है 90% हम सबका, हम भी जनता का हिस्सा हैं, और हमारा सबका ये दायित्व बनता है कि हम ये बिल्कुल कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ ना जाएं। आपका भी दिल घबराता होगा जब यहाँ पर आप एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं, जब कोविड की बढ़ने की चीज़ें देखते हैं, आपको भी यही होता होगा कि परेशान होते होंगे कि क्या संभलना है, लोग समझ नहीं रहे हैं, कितना ज़रूरी हो जाएगा ये? लोगों को काफ़ी घात पहुंचा है, हर परिवार में कोई एक सगा संबंधी, नियर एंड डियर नुकसान हुआ है, काफ़ी परिवारों ने भुगता है, लेकिन आप सोच नहीं सकते, जनता समझ नहीं सकती, वो बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जब मरीज़ मैनेज कर रहे होते हैं, और सांस के लिए तड़पते हुए मरीज़, और बिल्कुल असिस्टेड वेंटिलेशन से जो सिर्फ सांस ले पा रहे हैं, और जब वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका होता है, और या फिर जब मौतें होती हैं, काफ़ी मौतें हुई, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी आगे पीछे 17.42% लोग ब्रॉड डेड थे, घर में ही। वो इसको हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल करती जाती है, लेकिन मरीज़ को जब तक वो रियलाइज़ करता है कि ज़्यादा दिक्कत होने लगी है,
इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका होता है, उसकी फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन कोई मदद नहीं कर सकता। यही वजह रही विकसित देशों में अच्छे से अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में मृत्यु की दर बहुत ज़्यादा रही। तो दो चीज़ें जनता को समझने की हैं, बचाव के तरीके, अगर हो जाए इन्फेक्ट तो फैलने नहीं देना, और दूसरा अपने आप को मॉनिटर करना। मॉनिटरिंग से हम कहते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखते रहना, ऑक्सीजन सैचुरेशन, जितनी भी किसी की ऑक्सीजन सैचुरेशन रहती है 4% ड्रॉप अलार्मिंग समझना चाहिए कि 4, इसका मतलब डैमेज सेट इन हो गया है और कहीं एकदम बढ़ ना जाए तो इमीडिएटली डॉक्टरी सलाह के लिए या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में आके इलाज शुरू करवाना। देरी करने से इरिवर्सिबल हो जाते हैं हालात। जैसे आपने कहा कि 4% भी अगर ड्रॉप होता है, कितना ऑक्सीजन लेवल जो है होना चाहिए? क्योंकि अभी एक चीज़ देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग इस वक्त अगर किसी को खांसी है, कोल्ड है, तो वो समझ रहा है कि शायद अब कोरोना है नहीं, तो इसलिए वो चेक भी नहीं करवा रहे हैं। क्या लगता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि तीसरी वेव में कौन सा सिम्टम कब होगा, कोई नहीं जानता। कोई भी लक्षण हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, या फीवर हो, बॉडी एक्स हो, फेब्राइल कोई भी हो, एकदम अपने आप को टेस्ट करवाना चाहिए। उसमें देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, 1% भी देरी करने की स्कोप नहीं है। जैसे किसी पैंडमिक कंट्रोल में बोलते हैं टेस्टिंग, टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ गया तो उसके कॉन्टैक्ट्स ट्रैक्ट करने, वो भी अपने आप को आइसोलेट करें, और जो पॉजिटिव है उसको हम ट्रीट करें, और उसके साथ ही अब हम वैक्सीनेशन भी करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम एक साथ करनी होंगी, तभी पैंडमिक कंट्रोल हो सकता है। मैम, क्योंकि थर्ड वेव में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है, उसके लिहाज से देखें बच्चों के लिए कितना आप परेशान हैं कि अगर ये कुछ ऐसा होता है तो कितनी मुश्किल हो सकता है, तैयारी कितनी करने की ज़रूरत है? क्योंकि बच्चों को संभालना, मास्क डालना, ये सबसे कठिन काम है। बिल्कुल समझ में आती है बात कि बच्चों की तकलीफ़ बिल्कुल देख नहीं सकता कोई भी, और उनको कोविड अप्रोप्रिएट सिखाना भी बहुत मुश्किल होगा। मास्क पहनना या कहीं वो चूक कर दें, ऐसे काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो बच्चों की तैयारियां ही अब बहुत ज़्यादा हम फोकस पे हैं, जिसमें बच्चों के हॉस्पिटल में ही 200 आईसीयू बेड्स और 350 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स ऐड हो रहे हैं, और कोई ख़ास दवाइयाँ हैं जो बच्चों के काम आ सकती हैं, वो भी हम बफर स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं। और हमारे जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस हैं, नर्सिस हैं, इवन जो थोड़े काबिल हमारे ऑर्डरलीज भी हैं, उन सबको हम वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंजम्पशन और वेंटिलेटर एडजस्टमेंट्स, ये सारी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, ताकि एक्सट्रीम पेरिफरी तक भी अगर कहीं जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक, तो हमारी मैन पावर इतनी सक्षम हो कि अपने अपने मरीज़ वहीं पे अच्छे से संभाल सके। इंस्टीट्यूशन में पहुंचने तक अगर देरी हो जाती है तो ये फैक्टर भी बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि 200 वेंटिलेटेड बेड्स जो हैं वो बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल किए जा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी? उसमें वेंटिलेटर आते हैं, वो पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स होते हैं, तो उसके साथ उनकी मिलती जुलती सारी एक्सेसरीज भी होती हैं। इसके अलावा जो चैलेंज है, पेरिफेरीज की बात करें, जो बाहर से बच्चे आते हैं, गाँव की बात करें, उनको भी कुछ ऐसे इसी तरीके से कुछ अपग्रेड करने का प्लान चल रहा है? बिल्कुल सरकार दूर तक ये हमारी जो केंद्र में सरकार है, ऐसी उन्होंने इस टाइम बना ली है सारी तरीकाकार सारा कर लिया गया है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को भी में भी आईसीयू बेड्स हर जगह बनाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए अभी तक कुछ एडवाइजरी जारी की गई है ताकि पेरेंट जो हैं इनसे अगर बच्चों को कुछ ऐसे सिम्टम दिखें तो क्या करना है? सबसे पहले पेरेंट्स की और बड़ों की ही जिम्मेवारी है कि बीमारी फिर से आने ना दें, तो तभी उनके बच्चे बचाव में रहेंगे, और यही वजह है कि स्कूल्स वगैरह शुरू नहीं किए जा रहे अभी। तो आपकी तरफ से कुछ डॉक्टर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं? बहुत ज़्यादा, हर डॉक्टर को, हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं, बिल्कुल कहा गया है कि प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो या इवन रेडियो टॉक्स हो, वीडियो टॉक्स, जितनी एज मच एज पॉसिबल वो करते रहें अवेयरनेस, ताकि रिपीटेड अवेयरनेस से ये मैसेज उनके दिमाग में अच्छे से हो जाए, घर कर ले कि उनको बचाव पे ही ज़्यादा फोकस करना है। मैम, आप खुद माइक्रोबायोलॉजी की भी हेड हैं,
म्यूटेशन की बात की जाए, म्यूटेशन वायरस की कितने, क्योंकि थर्ड वेव की तो आशंका है, उसके बाद भी म्यूटेशन का खतरा है, और थर्ड वेव में किस तरह की म्यूटेशन जो है आपको अभी तक दिख रही है, जो रिसर्च हो रही है उस पर? म्यूटेशंस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाला म्यूटेंट कैसा होगा। वायरस जब भी किसी बॉडी में होता है, हर रेप्लिकेशन के साथ वो म्यूटेशन प्रोन होता है, म्यूटेशंस हो सकती हैं। जितने लोग इन्फेक्ट होंगे, जितने लोगों में वायरस मल्टीप्लाई होगा, उतनी म्यूटेशंस होंगी। बहुत सारी म्यूटेशंस नज़र आ रही हैं जो रूटीन से हटके हैं। सीक्वेंसिंग के लिए हम सारे सैंपल्स भेज रहे हैं। यही था कि यही एक बड़ी उपलब्धि थी हमारी कि सेकेंड वेव का वेरिएंट बी, वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है, हमने बड़ा टाइम पे पहचान लिया था और हमें पता चल गया था कि यही वजह थी यहाँ पे ज़्यादा जम्मू रीजन में नुकसान की। तो म्यूटेशंस पे नज़र गाड़े हुए हैं, और जो म्यूटेशंस पूरे संसार में या अलग अलग राज्यों पे आती जा रही हैं, उनको म्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट रखा जाता है कि ये कौन सी म्यूटेशंस हैं। और जैसे ही कोई एपिडेमोलॉजिकल पैटर्न चेंज हो, कि कोई क्लस्टरिंग हो गई, कुछ भगवान ना करे कोई एक नया क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो गया कहीं, तो उसको फिर म्यूटेशन के साथ कोरिलेट करके कंटेनमेंट की मेजर्स शुरू कर दी जाती है। उसको फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दे दिया जाता है। अभी तक जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा, या जम्मू में अगर बात करें, कुछ ऐसा म्यूटेशन अभी तक दिखा है जो खतरनाक हो सकता है? नहीं, हमारे यहाँ पे अभी ये तो प्रूव हो गया कि हमारे एक टाइम पे 80% जो यहाँ पे वो सीक्वेंसिंग पे जो निकले थे वो डेल्टा म्यूटेंट्स थे। और जो म्यूटेशन जो हो रही है उसमें क्या कुछ ऐसा खतरनाक निकल कर आया है अभी तक? नहीं, अभी कुछ ऐसा नहीं आया, लेकिन कल को आएगा या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगा, म्यूटेशन जो बार बार हम सुन रहे हैं वर्ड की म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन कैसे होती है? क्या कोई शख्स जो है वो कोविड पॉजिटिव हुआ, वो ठीक हो गया, उसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम, ऐसे कोविड के लक्षण रह जाते हैं जो बाद में म्यूटेशन होती है, या म्यूटेशन आखिर होगी कैसे, कहाँ होगी? एक वायरस जब दो में डिवाइड, एक वायरस जो है वो दो में नहीं डिवाइड करता, वो सेल के, वायरस सेल के अंदर डिवाइड करते हैं। नॉर्मल जैसे रेस्पिरेटरी पैसेज के सेल्स हैं, उनके अंदर वो सेल को कैप्चर कर लेते हैं और सेल को बोलते हैं तुम अपना काम नहीं करो, हमारे लिए वायरस बनाओ। तो काफ़ी सारे वायरसेस एक सेल से निकलते हैं। जब ये मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम चल रहा होता है तो ये कुछ एमिनो एसिड्स में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, इसको कहते हैं ना सीक्वेंसिंग। तो कुछ एक अमीनो एसिड दूसरे से रिप्लेस हो गया, वो माइनर जो चेंजेस हैं उसी को हम म्यूटेंट्स कहते हैं। कि कोई अमीनो एसिड रिप्लेस हो गया, डिलीट हो गया, ऐड हो गया, एक के बदले दूसरा आ गया। तो जब ये पैकेजिंग एरर्स इनको बोलते हैं, कि जब वायरस पार्टिकल्स बन रहे होते हैं सेल के अंदर, कुछ पैकेजिंग एरर्स हो जाती है तो म्यूटेशंस बन जाती हैं। यही बाद में जो है लोगों में फैलना शुरू कर देती है। यही फैलना शुरू हो जाती है। अब ये म्यूटेंट ट्रांसमिशन में अलग है या बीमारी अलग करने में अलग है, या कई म्यूटेंट्स खुद ही ड्रॉप हो जाते हैं, एस्टेब्लिश हो ही नहीं पाते। म्यूटेंट्स तो हज़ारों आ रहे हैं, लेकिन म्यूटेंट ऑफ इंटरेस्ट कोई किसी को नाम दिया जाता है, और फिर वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसको कहा जाता है कि ये म्यूटेंट जो है ये उभर के आ रहा है और ये ज़्यादा घातक है या कम घातक है, या इसके ऐसे फीचर्स हैं, ऐसे नज़र गाड़े रहते हैं हम। एक आखिरी सवाल कि एलजी साहब ने कहा है कि अगले 100 दिन बड़े क्रूशल हैं जम्मू कश्मीर के लिए, क्या इसे माना जाए, किस लिहाज से? क्या लग रहा है कि 100 दिनों में कोविड की तीसरी वेव जो है वो जम्मू कश्मीर में हिट कर सकती है? बिल्कुल, उन्होंने ठीक कहा है, ये प्रेडिक्शंस हैं। तो हर व्यक्ति एक एक इंसान जो है व्यक्तिगत दायित्व नहीं समझेगा तो ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये डॉक्टर शशि सूदन, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जो जम्मू है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, उनकी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से म्यूटेशन होता है, किस तरीके से डेल्टा वेरिएंट के बाद अगर और जो है कहीं ना कहीं म्यूटेशन होती है तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है, ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है। वो किसी भी हद तक जा सकती है, मगर अगले 100 दिन काफ़ी चिंताजनक है, ख़ासतौर पे बच्चों के लिए हमें ख्याल रखना होगा। हालांकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के जो एसोसिएट हॉस्पिटल हैं उसमें लगभग 200 बेड जो हैं वो वेंटिलेशंस के साथ जो हैं तैयार किए जा रहे हैं। 350 बेड जो हैं वो ऐड किए जाएंगे जिनमें ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ रहेंगी, मगर ये दायित्व आम लोगों का बनता है, क्योंकि 90% जो काम है इस वायरस को रोकने के लिए वो आम लोगों को करना है। इसीलिए ख्याल करना होगा अपना भी, अपने परिवार का भी और अपने शहर का भी, तभी कोविड की तीसरी लहर से हम लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं।
आज के इस शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।